आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। सुबह के 8:37 हो चुके हैं। सलाम जी के प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, सलाम जी के प्रोग्राम में मेरे साथ देने आए हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। ये प्रोग्राम आप बराह रास्त 10 बजे तक हमारे साथ देख सकते हैं, जहां पर हम इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क और उसके साथ जो खलीज के अंदर इस वक्त हालात हैं, आज जंग का, ईरान इसराइल अमेरिका जंग का आज 19वां दिन है और 19वें दिन क्या कुछ ताज़ा सूरत हाल है, क्योंकि ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ है उनका कल वो उनकी शहादत हुई है जब इसराइल की जानिब से उन पर हमला किया गया है, अली लारजानी। उस हवाले से भी ताज़ा अपडेट करेंगे। उसके बाद ही ईरान की जानिब से भी ताज़ा हमले किए गए हैं, जिसमें कुछ क्लस्टर मिसाइल और दीगर कुछ बम जो है वो गिराए गए इसराइल पर, जिसके नतीजे में वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान की इतलात मौसूल हो रही हैं। और इस सूरत हाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का क्या कुछ कहना है और दीगर कुछ आलमी रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी क्या कुछ कहा जा रहा है, वो भी हम आपको इस प्रोग्राम सलाम जी के में हम बताएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर क्या कुछ ताज़ा अपडेट हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से जो 27 की शब को वहाँ पर एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पर हमला हुआ था, फ़िज़ाई हमला, जिसमें 400 से ज़्यादा अफराद जाँ बाक, 250 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। उसके बाद ही अफगानिस्तान के कुछ उलमाओं की जानिब से अब पाकिस्तान के फ़ौजी के ख़िलाफ़, यानी कि जो वहाँ पर फ़ौजी अफसरान हैं और साथ ही साथ जो फौजी सरबराह से मुनीर, उनके खिलाफ उन्होंने फतवा जारी किया है। क्या कुछ वो फतवा है, उस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। और उसके साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम किस तरह का है और ईद भी आने वाली है और मार्केटों के अंदर क्या कुछ चल रहा है, उसका हम पल पल अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले तारीख पर नज़र डालते हैं। आज 18 मार्च है। 18 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर खबरों का पिटारा खोलते हैं। और आज ही के दिन 18 मार्च साल 1801 में हिंदुस्तान में हथियार बनाने का पहला कारखाना कायम किया गया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को मंजूरी दी गई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 18 मार्च साल 1922 में महात्मा गांधी को कैद की सजा सुनाई गई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 18 मार्च साल 1965 में रूसी खलाबाज एलेक्सी लियोनोव खला में कदम रखने वाली पहली रूसी बने, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2006 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हुकूक काउंसिल की तश्कील की तजवीज़ मंजूर की है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 18 मार्च साल 2007 में शुमाली कोरिया ने जौहरी प्रोग्राम बंद करने का काम शुरू किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2007 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बॉब विल्मर का इंतकाल हुआ है। और आज ही के दिन 18 मार्च साल 2009 में मरकजी काबीना ने मेघालय में सदराज नाफिज करने की सिफारिश की, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2013 में 60वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान किया गया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 18 मार्च साल 2015 में ट्यूनिस के बॉर्डर नेशनल म्यूजियम पर दहशतगर्दाना हमले में 23 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। और आज ही के दिन 18 मार्च साल 1997 में तुर्की में रूसी तैयारा गिर जाने की वजह से 50 अफराद हलाक हुए हैं। और आज ही के दिन 18 मार्च साल 1971 में पीरू में जमीनी तोदे गिरने की वजह से 200 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 18 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है हमने आपको अब बताया है। अब ज़रा खबरों की शुरुआत करेंगे और ख़बरों की शुरुआत करेंगे हम जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर के हवाले से मौसम के हवाले से क्या कुछ अपडेट है। और महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला आज शुरू होगा, जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हल्की बर्फबारी जो है वो मुतवक्का है। वादी कश्मीर के अंदर तीसरे रोज़ भी बारिश और बर्फबारी, और गुरेज करना के अंदर ताज़ा बर्फबारी एक बार फिर से हुई है, जबकि श्रीनगर और मैदानी इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से। लेकिन जब मौसम तब्दील हुआ वादी कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, तो किसानों को राहत भी नसीब हुई है।
क्योंकि जिस तरह से बारिशें हुई हैं, काफ़ी टाइम से जो मौसम जम्मू कश्मीर के अंदर खुश्क चल रहा था, उसके बाद जब बारिशें हुई हैं, बर्फबारी हुई है, तो किसानों, बाग मालिकान की नई उम्मीदें उनकी जाग उठी हैं और उन्होंने राहत की सांस ली है। अब माना जाता है महकमे मौसमियात की जानिब से कि 21 मार्च तक फिलहाल जो मौसम है वो जूं का तू रहेगा। मार्च तक मैदानी इलाकों के अंदर बारिशें होगी और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी भी होगी 21 मार्च तक, और उसके बाद ही वादी में मौसम 23 मार्च तक खुश रहने का इम्कान है। और नाजरीन, महकमे मौसमियात की जहाँ हम बात करेंगे तो महकमे मौसमियात का मानना है कि फ़िलहाल जो 20 मार्च है जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो मैदानी इलाकों के अंदर बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, उसके साथ ही जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। और उसके साथ साथ ही जो साउथ कश्मीर है, चिनाब वैली है, वहाँ पर जो है भारी बर्फबारी मुतवक्का है, ये महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है। और साथ ही साथ जो दूर दराज के इलाके या पहाड़ी इलाकों के रास्ते हैं, चाहे हम गुरेज बांडीपुरा की बात करेंगे और या साउथ कश्मीर के इलाकों की बात करेंगे, किश्तवाड़, मड़वा, बड़वन, इन इलाकों की बात करेंगे, तो वहाँ पर जब बर्फबारी होगी तो इन सड़कों पर फिसलन पैदा हो सकती है। और आवाम और जो गाड़ी चलाने वाले हैं उन हजरात से अपील की गई है कि वो एहतियात से गाड़ी चलाए, क्योंकि सड़कों पर फिसलन पैदा हो सकती है। मौसम के मिजाज की खबर, जहां पर मतला अबर आलूद है जम्मू सूबे से लेकर सूबा कश्मीर तक, और उम्मीदें लगाई जा रही है कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का आगाज दोबारा से वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और सूबा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। ईद उल फितर की आमद है, यानी काउंटडाउन माह रमज़ान का शुरू हो गया है, क्लोजिंग सेरेमनी की ओर चल रहे हैं हम, और सिर्फ चंद लम्हात बाकी है रमज़ान की, और तमाम नज़रें मार्केट पर लगी हुई है। ताहम इत्तलात और ख़बरों के मुताबिक ईद उल फितर से कबल बाज़ारों के अंदर न तो वो रौनक है और ना ही उस तरीके की चहल पहल अभी बाज़ारों के अंदर नज़र आ रही है। और ये माना जा रहा है कि इस साल भी ईद पर उस तरीके की न तो ख़रीदारी देखने को मिल रही है और ना ही उस तरीके की कोई चहल पहल है। इतलात और ख़बर यह है कि दुनिया भर के अंदर जो मौसमी हालात, जंगी सूरत हाल की वजह से अबतर माइशती सूरत हाल बनी है, उसका असर जम्मू कश्मीर पर भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोवेस्ट प्री ईद सेल्स इस वक्त रिपोर्ट की जा रही हैं जी एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू सूबा भी इसी तरीके का बना हुआ है, कश्मीर सूबा भी इसी तरीके का बना हुआ है। और इसी तरीके से जब आप बात करेंगे तो सयाहत जो ऑलरेडी डिक्लाइन पर है, कोशिशें की जा रही है इसको रिवाइव किया जाए। और फिर इन्फ्लेशन जिस तरीके से ये जो अपनी शरह बढ़ रही है, जो जिस तरीके से दाम आसमान को छू रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो इस वक्त बन रही है कि बाज़ारों के अंदर न तो रौनक कहीं पर नज़र आ रही है और ना ही बाज़ारों के अंदर इस तरीके की कोई चहल पहल है जो ईद उल फितर से कबल हम देखते थे। याद रखिएगा, जुम्मतुल विदा के बाद अक्सर माजी में हमने देखा था कि बाज़ारों के अंदर ज़बरदस्त रौनक हुआ करती थी, लेकिन कुव्वती खरीद मुसलसल घट रही है। कुव्वती खरीद घटने की वजह से दाम आसमान छू रहे हैं मार्केट के अंदर, और आम आदमी की पहुंच से दूर जो है वो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से बाज़ारों के अंदर बुरा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सेल्स बढ़ नहीं रही है, सेल्स घट रही है। और घटते माहौल के बीच सीधे श्रीनगर चलने की कोशिश करेंगे, जहां से हमारे साथी सईद इरफान फाजिल भी ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईद की आमद है, लेकिन इतलात और ख़बर यह है कि बाज़ार बिल्कुल ठंडे पड़े हैं। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि ईद की आमद है, और अक्सर हम देखते थे कि जुम्मतुल वदा के बाद बाज़ारों के अंदर एक रौनक रहती थी, रश रहता था, लेट गए तक बाज़ार खुले रहते थे। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें, न तो बाज़ारों के अंदर वो रौनक है, न अभी वो चेहरे दमकते हुए कहीं पर नज़र आ रहे हैं। क्या जो आलमी माइशत का मामला है, इकोनॉमिक जिस तरीके से पूरी दुनिया की बिगड़ रही है और जो फाइनेंशियल इम्बैलेंस हो रहा है, क्या उसका इफ़ेक्ट और असर जम्मू कश्मीर में भी है? क्योंकि हमने देखा हज दरख्वास्तें
कम, लास्ट ईयर हज पर जाने वाले लोग कम, उम्रा ज़ायरीन बहुत कम अब जा रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपेंचर है, जो खर्च करने की कुव्वत है वो कम हो रही है, ख़रीदारी की कुव्वत कम हो रही है। क्या ये बुनियादी वजह आज के दिन भी मार्केट के अंदर है? देखिए गौर साहब, जहां तक ईद को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, सेलिब्रेशंस अक्रॉस द है, मगर जिस तरीके से हम मार्केट्स को लेकर बात करेंगे, चहल पहल और ट्रैफिक के मोमेंट्स के मामलात को लेकर हम एक ट्रेड एक्टिविटी नहीं देखने कह सकते हैं। यानी वो बिजनेस का, इकोनॉमी का जो एक फैक्टर है वो देखने को नहीं मिल रहा है। नो डाउट हलचल है बाजारों में एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर, जिसमें हम बेकरी वगैरह या कपड़े जूते वगैरह बच्चों के लिए जो खरीदे जाते हैं वो सारी चीजें तो देखने को मिलती है, मगर एज पर द ट्रेड इकोनॉमिक रीजंस आर कंसर्न, देयर आर सो मेनी कियोस एंड कंफ्यूजन। क्योंकि एक ट्रेडर का ये मानना है, पहलगाम अटैक के बाद अगर हम बात करेंगे, एक फॉल डाउन रहा, बिजनेस का फॉल डाउन रहा, टूरिज्म बैडली हिट हुआ, एप्पल जो है वो ठीक से बाहर नहीं जा पाए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस होती थी, खासतौर पर कि पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो टूरिस्ट भी यहाँ नहीं आए, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि एक पैसा खासतौर पर मार्केट में नहीं गया। और दूसरी बात, लोगों ने सेविंग्स भी की, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट इट हैपेंस नेक्स्ट, आगे क्या होना है। लोग डर गए, लोगों ने सोचा कि इन्वेस्टमेंट्स करना सही नहीं है। एग्रीकल्चर पे अगर देखा जाए, कुछ पैसा जरूर इन्वेस्ट किया गया फार्मर्स ने, मगर जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस जो होती है, जो इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न्स और की बात रहती है, वो मार्केट में नहीं है। एज पर द मार्केट सिचुएशन इज कंसर्न, अगर मैं ट्रेडर्स को लेकर बात करूंगा, जो इनके सरबराह है, उनका ये मानना है कि कई सारे रीजंस है जिसकी वजह से तो ईद कुल के मौके मिलाकर पर क्या जो हम है। ये समझे कि ये ईद की आमद पर जो हम देख रहे हैं कि बाजारों के अंदर रश नहीं है, नो डाउट कि ट्रैफिक मूवमेंट लग रही है, ट्रैफिक जैमिंग भी कई मकामात पर, और ऐसा लग रहा है कि शायद सब कुछ ऑल वेल है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जनाब ये सिर्फ ईद के साथ आप रिलेट ना करें, बल्कि इसके बैक पर आप जाएंगे। जब से 22 रन पहलगाम का इंसिडेंट हुआ उसके बाद से तिजारत उठ ही नहीं पा रही है, और मुख्तलिफ सेक्टर्स, न सिर्फ तिजारत बल्कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और दीगर सेक्टर्स के अंदर भी सूरत हाल ऐसी है, सर्द महरी है, सर्द लहर है, जिसकी वजह से कुव्वती खरीद मुकम्मल तौर पर खत्म हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर 22 रन अटैक को लेकर बात करेंगे, उसने तो मैं कह सकता हूं कि ट्रेड की कमर तोड़ दी है। तब से लेकर अभी तक आप देखिए, मैं देख रहा हूं कि तकरीबन 10% भी मार्केट नहीं उठ पा रहा है, और टूरिज्म का जो फुटफॉल था, जिस तरीके से देखने को मिल रहा था, वो भी बाउंस बैक नहीं हो पा रहा है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर बैडली हिट हुआ है। अभी आप देख लीजिए, हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जितने भी लोग जुड़े हैं, ड्राई फ्रूट सेक्टर से लेकर, जिनकी एक्सपेक्टेशंस रहती थी कि एटलीस्ट टूरिज्म के साथ उनकी एक कनेक्टिविटी थी और ट्रेड बढ़ता था, वो भी नहीं है। मगर अब जिस तरीके से दुकानदार जो हम देख रहे हैं, खासतौर पे लाल चौक का गनी खन का मार्केट, वो तो कह सकते हैं कि आए रोज वहां पर चहल पहल रहती है, मगर एज पर द अदर डिस्ट्रिक्ट्स आर कंसर्न, शोपियान, बारामूला, बांडीपोरा, वहां के ट्रेडर्स का मानना है कि जिस तरीके से फुटबॉल ईद पे देखने को मिलता था वैसा है नहीं। बट वी आर एक्सपेक्टेड कि इंशाल्लाह अभी 1-2 दिन ईद को है, कि लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट एंड क्रॉस द फिंगर्स। देखते हैं आने वाले टाइम में अगर थोड़ा सा बढ़ता है चलिए, भाव बहुत या शुक्रिया। निकलते हैं फिलहाल लोग शॉपिंग। मार्केट्स ठंडे पड़े हैं, बाजारों के अंदर रौनक नहीं है, और कुव्वती खरीद मुसलसल घट रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। वो एक बुनियादी फैक्टर बन रहा है, और सरकार के एदाद शुमार हो सकता है अलग हो, लेकिन हमारे फिगर्स जो थे वो हमने आपके सामने रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात ज़रा उन तलबा की करते हैं जो अभी भी जंगज़दा इलाके के अंदर है, और इस उम्मीद में है कि उनकी घर वापसी और वतन वापसी को यकीनी बनाया जाए। इत्तलात और ख़बरों के मुताबिक ईरान के अंदर और ईरान के बॉर्डर्स पर तकरीबन 200 कश्मीरी तलबा अभी भी इस उम्मीद में है कि उनकी घर वापसी का सिलसिला शुरू हो जाए। अज़रबैजान ईरान बॉर्डर पर तकरीबन 200 के करीब तलबा इस इंतज़ार में है कि उनका इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू किया जाए। तलबा की तरफ से अज खुद मैनेज किया जा रहा है इवैक्यूएशन प्रोसेस, इस तरीके के इल्ज़ामात लग रहे हैं। डिले हो रहा है जी ट्रैवल परमिशन, जिसकी वजह से कियोस कन्फ्यूजन श्रीनगर के अंदर, सूबा कश्मीर के अंदर भी बढ़ रहा है। वालिदैन खामोश एहतजाज करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और जब आप इवैक्यूएशन प्लान की बात कर रहे हैं तो वजारत खारजा का मानना है कि वो तमाम तर ज़रूरी चीज़ें जो है वो इसमें लगा कर बैठे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द तमाम तारीख़ी वतन जो वहाँ पर मौजूद है उन्हें वापस लाया जाएगा। कुछ का मामला, कुछ लोग एग्ज़िट कर चुके हैं जी आर्मीनिया से, और कहीं और पर स्टिक हो गए हैं, और जो फैमिलियाँ यहाँ पर है वो मुसलसल इस इज़्तिराबी कैफियत में है कि उनके साथ रब्ता और उनकी घर वापसी को किस तरीके से यकीनी बनाया जाए। खारजा वजारत यानी MEA लगातार इस पूरे मामले पर नज़र रख रही है, लेकिन इल्ज़ामात ये है कि टिकटिंग का सिलसिला, हाई टिकट कॉस्ट करना, जो
अरेंज करनी पड़ती है, टिकट्स और आने जाने का ये सारा तलबा कर रहे हैं, बच्चे खुद कर रहे हैं। और अब प्रॉब्लम ये बन रही है कि जो कनेक्टेड फ़्लाइट्स उनकी रहती है, जैसे एक स्टेशन से वो निकल रहे हैं दूसरे स्टेशन पर जा रहे हैं, वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट दिल्ली तक आनी है, वो जब वहाँ बेसिक स्टेशन से नहीं निकल रहे हैं तो जो सेकंड उनकी टिकट होती है वो कैंसिल हो रही है, जिसकी वजह से बुनियादी तौर पर काफ़ी परेशानियां उन लोगों को उठानी पड़ रही है। तो बड़ी खबर ये कि वालिदैन जम्मू कश्मीर के अंदर परेशान और बच्चे आर्मीनिया के अंदर परेशान, जिन्हें अभी भी वतन वापस लाने की कोशिशों में मुल्क भर की क़यादत जो है वो लगी हुई है। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। बात ज़रा अब जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी एक नज़र डालते हैं और बात करेंगे हम साबिक जमात इस्लामी लीडर्स की, जिन्होंने साल 2024 के दौरान जब असम्बली इंतखाबात हुए तो असम्बली इंतखाबात के दौरान उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बाज़ाब्ता तौर पर JDF जो नामी तंजीम है, उन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी शनाख्त हासिल हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से उन्हें मंजूरी दे दी गई है। और इस पार्टी में जो जमात इस्लामी की है, साबिक जमात इस्लामी लीडर्स हैं, इसमें जो है पार्टी लीडर्स की जानिब से कहा गया है कि वो आईन हिंद के तहत काम करेंगे। आईन हिंद के तहत उन्होंने काम करने का भी अज़म जाहिर किया है, ऐलान किया है। और साबिक इसमें जो जमात इस्लामी के रहनुमा हैं वो इस जमात में शामिल है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि अब जो सियासी मुबस्सिरीन हैं उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया जो सियासी मंजरनामा है, इनकी जमात को रिकॉग्निशन मिलने के बाद एक नया सियासी मंजरनामा अब सामने आएगा। एक अलग ही जो है सियासत देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। और क्या आने वाले वक्त में जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी इलेक्शन होंगे, चाहे पंचायती इलेक्शन होंगे या दीगर जितने भी असम्बली इंतखाबात होंगे या लोकसभा इंतखाबात होंगे, उसमें उन्हें किस तरह से क्या सबकत मिल सकती है, क्या जीत कहीं पर मिल सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से शनाख्त जो है मजमूई तौर पर शनाख्त मिल चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने JDF जो नया इत्तेहाद बना है उसको बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट उसको रिकॉग्नाइजेशन दे दी गई है। JDF को साबिक जमात इस्लामिया के लीडरों ने बनाया था और पार्टी का ये मानना है कि आईन हिंद के दायरे में रहकर मसाइल का हल निकालना और तमाम मामलात को देखना वक्त की ज़रूरत है। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो याद रखिएगा 2019 में जमात इस्लामिया पर पाबंदी लगी और जमात इस्लामिया पर पाबंदी लगने के बाद सूरत हाल ये थी कि क्या कोई चुनाव में आएगा नहीं आएगा, और बल्दियाती और दीगर चुनाव में वो आहिस्ता आहिस्ता करके खुल कर आए और फाइनली एक फोरम उनकी तरफ से बना जो जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के नाम से बना। और अब इतलात यह है कि तमाम तर कानूनी लवाजमात पूरी कर दी गई हैं और यही वजह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें रिकॉग्निशन दे दी। अब बुनियादी शिफ्ट क्या है जी, कश्मीर मुतनाज़ है, ये चीज़ इसमें है नहीं, जो जमात का एक बुनियादी मौक़िफ़ था। एक जमात का बुनियादी मौक़िफ़ ये भी था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो यहाँ से हज़फ है, वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि जमात के साथ है नहीं, जमात भी बैन है और जमात का इसके साथ कोई राब्ता डायरेक्टली नहीं है। लेकिन आइडियोलॉजी वाले लोग वैसे ही थे, लेकिन इनका मानना है कि जम्मू कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, पॉलिटिकल हल होना चाहिए, लेकिन ये भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप को मिलकर हल करना होगा। इसमें जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का कोई रोल होगा नहीं होगा, उस पर पूरी खामोशी जो है वो इख्तियार की गई। तो फाइनली अब आप ये देख लीजिएगा कि एक और महाज ऑफिशियली लॉन्च तो हो चुका था ये, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की उनकी रिकॉग्निशन आ चुकी है, अब सिंबल भी उनको मिलेगा और दीगर चीज़ें भी उन्हें दी जाएगी। तो इस तरीके से एक और रीजनल पार्टी आपके सामने आ चुकी है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट, जो मुकम्मल तौर पर एक पार्टी की शक्ल में अब आपके सामने है। इसके बाद बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात अब एक और बड़ी खबर की करते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली का रवा इजलास जो कुछ वक्फे के लिए रोक दिया गया था, दोबारा से शुरू होने जा रहा है। और इतलात और खबरों के मुताबिक 27 मार्च से जम्मू कश्मीर असम्बली का अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। कुल मिलाकर 450 सवाल ऐसे हैं जो पेंडिंग है, जो मेंबरान की तरफ से दिए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि अभी जो 7 स्टिंग्स मौजूदा हैं, यानी जब 27 मार्च से दोबारा 7 दिन के लिए सेशन चलेगा तो इन 450 सवालों के जवाब मेंबरान को दिए जाएंगे, ये उम्मीद लगाई जा रही है। सेशन का एक्सटेंशन प्लान अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई अर्जेंट बिजनेस और इस तरीके से कोई खबर हुई तो उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठेगी, वो ये फैसला करेगी कि 1-2 दिन क्या बढ़ाने या नहीं है। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि स्पीकर मासूफ अब्दुर्रहीम नातर साहब ने दोबारा से
ये जो रिव्यू लिया है पूरे काम का, और उसमें जो खबर सामने आई है वो ये है कि जितने भी पेंडिंग क्वेश्चंस हैं, स्टार और अनस्टार्ड वाले क्वेश्चंस जो है उन्हें लिस्ट किया जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर। यानी जो हमारे पास असेंबली के 7 दिन अभी और है, 7 स्टिंग्स और है, उनमें इन 450 सवालों के जवाब दिए जाएंगे एक तरफ से। और याद रखिएगा हाउस 2 फरवरी को शुरू हो गया था और उसके बाद मनोज सिन्हा साहब ने इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, खिताब भी किया था, और फाइनली अब दोबारा से ये जो है सेशन 27 मार्च को चलेगा और आखिरी दिन जो काम का होगा वो अप्रैल 4 तारीख को होगा। और इस दौरान प्राइवेट मेंबर्स बिल भी है, प्राइवेट मेंबर्स बिल के साथ साथ कुछ और कानून भी है जिन पर गुफ्तगू होनी और सरकार की तरफ से भी अहम तरीन मजवज़ा कानून जो है वो पेश किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर 450 सवाल मेंबरान की तरफ से अभी पेंडिंग है जिनका जवाब आने वाले 7 दिनों, जो असेंबली के 7 दिन लगेंगे जी 27 मार्च से, उनमें इनका जवाब जो है वो दिया जाएगा। ये असेंबली ऐवान के हवाले से एक खबर है। लेकिन एक और बड़ी खबर, और ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मामला कश्मीरी पंडित्स का है और कश्मीरी पंडित्स के साथ दोबारा इंटीग्रेशन किस तरीके से हो, उनके साथ किस तरीके से राब्ते मजबूत हो और उनकी बाइज्जत घर वापसी किस तरीके से हो, इस ज़िमन में भी एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। और इत्तलात और खबरों के मुताबिक ऐवान असेंबली के अंदर एक मुजवज़ा कानून तहरीर किया गया है और उस बिल को पेश करने की कोशिश की जाएगी। याद रखिएगा जिला बड़गाम से की तरफ से प्राइवेट मेंबर्स बिल दे दिया गया है और इस बिल को बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान के अंदर पेश किया जा सकता है। मुजवज़ा कानून की शक्ल आपके सामने है जी, और एमएलए बड़गाम आगा सैयद मुश्तबा मेहदी की तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, नए मेंबर है और पहली बार बिल भी पेश किया है। और बिल का क्या नाम है जी, टाइटल है बिल का द कश्मीरी पंडित एंड माइग्रेंट रीइंटीग्रेशन बिल 2026। बिल को जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा और मुजवज़ा कानून जो है ये रीइंटीग्रेशन कमीशन को बनाने, सेफगार्ड, वॉलेंट्री रिटर्न्स और साथ साथ जो 1980 और 90 के दरमियान डिस्प्लेस्ड लोग हुए हैं उनको किस तरीके से बहिफाजत बाइज्जत रखा जाए अपने साथ, उस ज़िमन के हवाले से एक बिल बनाने की कोशिश की गई। और इसमें कहा गया कि आप एक कमीशन बनाएं जी जिसको आप रीइंटीग्रेशन कमीशन बताएंगे जो ये काम करेगा। लेजिस्लेशन जो है ये जो मसवदा कानून है ये बियॉन्ड द बेसिस ऑफ रिलीफ मेजर्स, जो हम रिलीफ की हमेशा बात करते हैं उससे उठकर है। और ये कहा जा रहा कि इससे 2 फरीक मुसलमान और कश्मीरी पंडित जिनके बीच में एक दूरी पैदा हुई है वो दूरी कम करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। ड्राफ्ट के हिसाब से कमीशन विल इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द बोथ कश्मीरी पंडित एंड मुस्लिम कम्युनिटीज। ये इस मजवूदा कानून के अंदर तहरीर किया गया है। और ये भी कह दिया गया कि एक्सपर्ट्स जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हैं, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट को जानते हैं किस तरीके से काम करना है, फिर साइकोलॉजिस्ट हैं, लॉ मेकर्स, कानून को जानने वाले लोग हो, और ये बैलेंस किया जाए जी एक अप्रोच के ज़रिए से कि दोनों तरफैन को इस कमीशन का हिस्सा बनाया जाए। बिल को प्रपोज किया गया सिर्फ इसलिए ये जो अच्छा, इस बिल के अंदर ये भी कहा गया कि जो एग्जिस्टिंग रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट है इसको रिबूट किया जाए और रीइंटीग्रेशन किया जाए ताकि सेफगार्ड भी मिल सके और जो सवालात उठ रहे हैं उनका जवाब भी दिया जाए। आगा सैयद मुश्तबा मेहदी मेंबर असेंबली है बड़गाम के, बाई इलेक्शंस में ये जीते हैं और इनकी तरफ से ही ये मुजवज़ा कानून एमएलए मुश्तबा मेहदी के हवाले से खबर। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा अब शुमाली कश्मीर की करते हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला इलाके के पट्टन इलाके में, जो बारामूला ज़िला है, पट्टन इलाके में एक नया तामीर शुदा मकान सेकंड में मुनहदिम हुआ है। आखिर क्या कुछ वजूहात रही कि ये इतनी
जो नया मकान है तामीर चंद ही जो महीने कबल तैयार किया गया था, लेकिन अचानक से मुनहदिम हो गया है। लेकिन खुशकिस्मती है कि इस मकान के अंदर अभी कोई मौजूद नहीं था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये 2 मंजिला इमारत है शुमाली कश्मीर के पट्टन इलाके के अंदर। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मकान है नया तामीर शुदा मकान है और विदिन सेकंड्स ये मुनहदिम हो गया है, लेकिन मकान के अंदर कोई मौजूद नहीं था, इसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ ही जब ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ है तो उसके बाद ही अब लोगों की जानिब से भी जो सेफ्टी कंसर्न है कि आखिर ये नया मकान इतनी सेकंड्स के अंदर ये नीचे कैसे गिरा है, कैसे मुनहदिम हुआ है, इस पर भी कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो जाहिर किए गए हैं लोगों की जानिब से। अब जो मकामी लोग हैं उन्होंने भी अब इस सिलसिले में अब कहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर क्या कोई गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये मकान जो है नया मकान मुनहदिम हुआ है, आखिर क्या कुछ वजूहात रही है। और इस सिलसिले में आपको बताते चले कि ये जो मकान है ये फयाज़ अहमद वानी का मकान है, जो इस मकान के मालिक है और उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो कमाई की है उस मकान में लगाई है, लेकिन विदिन सेकंड से मकान मुनहदिम हुआ है। अब इंतज़ामिया इस सिलसिले में उन्होंने यकीन दहानी की है कि इसमें तहकीकात की जाएगी कि आखिर क्या वजूहात रही हैं कि ये मकान इतनी जल्दी एक नया तामीर शुदा मकान मुनहदिम हुआ है, कोई गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये मकान मुनहदिम हुआ है। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा अब जम्मू सूबे की करते हैं। जम्मू के अंदर अब नवरात्रा के सिलसिले में इंतज़ामिया की जानिब से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक एडवाइज़री भी जारी कर दी गई है। जम्मू में नवरात्रा के लिए ट्रैफिक एडवाइज़री का ऐलान भी कर दिया गया है और जो बहुफुट मंदिर है वहाँ पर सिर्फ 1 वे ट्रैफिक प्लान तैयार कर दिया गया है और इसके साथ साथ ही जो बड़ी गाड़ियां हैं फिलहाल इस फेस्टिवल के दौरान उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है, यानी कि उन पर बैन कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जम्मू के अंदर नवरात्रा के लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जो है वो तैयार कर दिया गया है और साथ ही साथ जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी जानिब से डाइवर्शन भी कहा गया है कि कहाँ पर डाइवर्शन रहेंगे और जो बागी बहू है वहाँ उस क्रॉसिंग पर भी एक डाइवर्शन रहेगा, उसकी जानिब से ट्रैफिक पुलिस ने इसका ऐलान किया है। और जो पार्किंग रूल्स हैं ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि जहाँ जहाँ पार्किंग स्लॉट है, पार्किंग की जगह है, वहाँ पर गाड़ियों को सिर्फ पार्क किया जा सकता है और अगर किसी ने कोई भी सड़क पर कहीं गाड़ी पार्क की तो उसकी गाड़ी जब्त की जाएगी, ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ जो ज़ायरीन हैं उनसे कहा गया है कि वो डिजिग्नेटेड जो भी रूट ट्रैफिक पुलिस ने डिजिग्नेट किए हैं और उन्हीं रूटों का इस्तेमाल करके उन्हें चलना होगा, ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये जो स्पेशल अरेंजमेंट से नवरात्रा के ये 19 से 26 मार्च तक बराबर जारी रहेंगे, क्योंकि 19 मार्च से नवरात्रा बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत होगी। सभी तैयारियां मुकम्मल कर लिए गई हैं और अब ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी ट्रैफिक प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है और ड्राइवरों से भी अपील की गई है जो ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, ट्रैफिक एडवाइजरी दी गई है, उसके मुताबिक वो गाड़ी चलाए और उसी रूट का इस्तेमाल करें। बहुफोर्ट, बागे बहू, कासिम नगर और रख फॉरेस्ट का जो चेक पोस्ट है वहाँ से ये एडवाइजरी रहेगी और ये एडवाइजरी तब जारी की जा रही है जब नवरात्रा जम्मू के अंदर मनाया जा रहा है, नवरात्रा की तकरीबात होनी है और नवरात्रा से कबल पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस बीच एक और अहम और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं और बात करते हैं नवरात्रा के हवाले से और इंटेलिजेंस इनपुट्स के आने के बाद सिक्योरिटी अमला भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिख रहा है और इतलात और ख़बरों के मुताबिक कल रात देर गए अहम तरीन इजलास नवरात्रा के हवाले से सूबा जम्मू के अंदर मुनक्किद हो चुका है। DIG जम्मू की सरबराही में बाज़ाब्ता तौर पर इजलास हुआ है जहां पर वैष्णो देवी सिक्योरिटी और नवरात्रा के दिनों के हवाले से किस तरीके से ऐसा इंतजाम किए जाए सिक्योरिटी के, इस ज़िम्मन में तमाम तर बातों पर तबादला ख्याल किया गया है। हाई अलर्ट कटरा और आसपास के इलाकों के अंदर कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई मुश्तबह शख्स की आमद ना हो और सिक्योरिटी का माकूल और मुनज़्ज़म इंतज़ाम वहाँ पर रहे। इस बीच DIG की तरफ से मुनक्किदा मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया कि कई मकामात पर नाके होंगे, एडिशनल नाके लगाए जाएंगे, पेट्रोलिंग हसास मकामात पर और ज़्यादा तेज़ कर दी जाएगी और जॉइंट ऑपरेशन चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस का हो, CRPF का हो, BSF
का हो, आर्मी का हो, ये जॉइंट ऑपरेशन जो है वो अक्रॉस द रोड जो है वो चलते रहेंगे। फोकस किया जाएगा जी जो क्राउड वाले इलाके हैं, मंदिरों के बाहर, चाहे बाबे वाला मंदिर हो, कचरा के बाहर मंदिर हो, जम्मू के अंदर जो मंदिर है इनके बाहर खुसूसी दस्ते तैनात किए जाएंगे। सीसीटीवी निगरानी के जरिए से नजर रखी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उन तमाम लोगों पर नकेल कसी जाए जो मुसलसल अमन में रखना डालने की कोशिश की जाएगी। इस बीच वेरिफिकेशन ड्राइव को मजीद तेज कर दिया गया है। उन लोगों का जो वर्कर्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं, यानी जो माइग्रेट यहाँ पर हमारे दीगर रियासतों से आए हैं, काम कर रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन का भी सिलसिला तेज किया गया है। लंगर जो दीगर चीज़ें बांटेंगे इन दिनों उस हवाले से भी साफ कर दिया गया कि उनकी भी वेरिफिकेशन जो है वो ज़रूरी करार दी गई है। कल रात देर के जब ये इजलास हुआ और इजलास डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सारा रिजवी की सरबराही में हुआ, जिसमें सिक्योरिटी रिव्यू हुआ और उसी सिक्योरिटी रिव्यू के दौरान जम्मू के अंदर यह फैसला लिया गया कि इजाफी दस्ते तैनात होंगे, इजाफी नाके तैनात होंगे, ट्रैफिक की नकल-अमल किस तरीके से होगी एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है। और हसास मकाम, चाहे वो कटरा के आसपास का इलाका हो, वैष्णो देवी के आसपास का इलाका हो या जम्मू शहर के इलाके हो, यहाँ पर आज से ही सिक्योरिटी बंदोबस्त को मजीद बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। रात देर गए अहम तरीन इजलास डीआईजी की सरबराही में मुनक्किद हुआ है। चलिए जनाब, बात जम्मू की हो रही है तो जरा आपको एक और खबर से बाखबर करते हैं। हम बैंकों में पैसा इसलिए रखते हैं ताकि हमारा पैसा सेफ रहे, सलामत रहे, और इस ज़िम्मन में आरबीआई की एक गाइडलाइंस होती है बैंकों को चलाने के हवाले से। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर जो जम्मू से सामने आ रही है कि जम्मू के अंदर बैंक में घोटाला हुआ है और जेसीसी बैंक के अंदर ये घोटाला हुआ है। जम्मू कोऑपरेटिव बैंक जो है यहाँ पर घोटाले की खबर आ रही है जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, और एक मेजर फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर सामने आया है। एम्प्लॉयज जो पोस्टेड थे जी हेड ऑफिस में अंदर, उन्होंने करोड़ों का रुपया उधर इधर किया है, अकाउंट से निकाल कर दूसरे में, दूसरे से कहीं से निकाल कर ये मामला जो है वो सामने आया है। और ये कहा गया कि फ्रॉडली डिजिटल ट्रांजैक्शंस की गई हैं। ये फ्रॉड डिजिटल ट्रांजैक्शंस की खबर है जम्मू क्या, ये जो हमारे पास जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ से ये इतलात और ख़बर है कि यहाँ पर सूरत हाल जो है वो इस तरीके की बनती हुई नज़र आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि तकरीबन 1.77 यानी 1,70,00,000 से ज़्यादा रकम जो है वो फ्रॉड डिटेक्ट हुई है जी जेसीसी बैंक जम्मू के अंदर, और इल्ज़ामात मकामी मुलाजमीन पर है। 3 सस्पेक्टेड इसमें बताए गए हैं और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक एफआईआर को बहुत जल्द यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। एफआईआर जो है वो दर्ज की जाएगी क्योंकि जेसीसी के अंदर जो इंटरनल सिस्टम है पहले वो इस तमाम मामला को देख रहा था, और फिलहाल इब्तिदाई तौर पर जो खबर है कि ये फ्रॉड जो है वो 3 से 5 करोड़ रुपए तक जा सकता है। आरबीआई और नाबार्ड की तरफ से बैंकिंग स्कैम को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। डिपॉजिटर्स का पैसा वहां पर सही रहे, हिफाजत में रहे, उस ज़िम्मन में भी तमाम तैयारियां पहले ही की गई थी। ताहम उसके बावजूद भी अब खबर ये है कि एक मेजर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है और इब्तिदाई तौर पर बैंक के इंटरनल एक्सेस वाले लोग जो है उनका इल्ज़ाम है, और NEFT और RTG ट्रांजैक्शंस का अकाउंट्स के ज़रिए से पैसा निकालने की खबरें जो है वो सामने आई। ये जो गैर कानूनी तौर पर पैसों की खबर सबसे पहले 17 जनवरी 2026 को आई, जिसके बाद जो बैंक है वो मुतहरिक हुआ। शास्त्री नगर ब्रांच के अंदर ये पहली खबर आई है। उसके फ़ौरन बाद जो है वो IT स्टाफ और हेड ऑफिस जो है उन्होंने दीगर मुलाजमीन और दीगर चीज़ों पर नज़र रखना शुरू किया, जिसके बाद अब खबर यह आ रही है कि 3 से 4 मुलाजमीन ऐसे हैं जिन पर शिकंजा गिर सकता है और बहुत जल्द इस पूरे मामले में FIR भी दर्ज हो सकती है। ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जम्मू कोऑपरेटिव, ये जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जम्मू का है, यहाँ पर ये सूरत हाल जो है वो पैदा हुई है। याद रखिएगा कमिश्नर सेक्रेटरी कोऑपरेटिव्स जो सरकार के रहते हैं उनका एक मेजर रोल इस बैंक के अंदर रहता है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस खबर के बाद किस तरीके की रिएक्शन करती है और जम्मू कोऑपरेटिव बैंक इस पूरे मामले में क्या कुछ वजाहती बयान सामने रखेंगे। हमने कोशिश की थी कि उनके साथ सुबह रब्ता हो पाए इस प्रोग्राम में, लेकिन रब्ता हो नहीं पाया है। चलिए जनाब, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि रकूमात में इजाफा हुआ है,
फाइनेंशियल फंडिंग में इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लिए राहत भरी खबर है, क्या वाकई तौर पर यह खबर है? नहीं है। और फिर आपको यह भी बताएंगे कि पुलिस ने कमर कस ली है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कमर कस ली है, और अब की बार ऑपरेशन शहर गांव में नहीं, एक और जगह पर होना है। ये ऑपरेशन क्यों वहां पर होंगे, क्यों इस बात का फैसला लिया गया, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहेगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जी के नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। बात है जहां हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी और अहम खबर कि जम्मू कश्मीर के लिए मरकज़ी फ़ंड्स में मामूली इजाफा हुआ है, और जो डिमांड रखी गई थी हुकूमत की जानिब से, जम्मू कश्मीर हुकूमत तकरीबन 50,000 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन अब मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो फ़ंड्स है 43,290 करोड़ जो है वो मुख्तस किए गए हैं। और जो पार्लिमानी पैनल है उनकी जानिब से जो कहा गया है कि सरमायाकारी बढ़ाने का उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है। ये हम साल 2026-27 जो माली साल है उसके लिए जो मरकज़ी जो फ़ंड है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है, और जो 43,290 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, मुख्तस रखे गए हैं, लेकिन जो डिमांड रखी गई थी तकरीबन 50,640 करोड़ रुपए की। और साथ ही साथ जो पार्लिमानी पैनल है उनकी जानिब से कहा गया है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं उनको मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करना होगा, और साथ ही साथ जो रुके पड़े काम हैं उनमें सूरत लाई जाए ताकि उन्हें मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए, और साथ ही साथ जो सरमायाकारी है उसको बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है इस पैनल की जानिब से। और जो फंड्स के कम इस्तेमाल हुए हैं, फंड्स का कम इस्तेमाल हुआ है, उस पर भी इस पैनल की जानिब से तशवीश का भी इजहार कर दिया गया है। जाहलिम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट पर साल 2026-27 के दौरान 250 करोड़ से ज़्यादा रकम मिली है। ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से जो बराए दाखिला है उनकी जो रिपोर्ट, इब्तिदाई रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। ज़रा श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइकू इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है। इमरान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्याती कामों को चलाना हो, जम्मू कश्मीर के अंदर मामलात को सही करना हो तो मरकज़ी इमदाद की अशद ज़रूरत रहती है। इस बीच इतलात और ख़बर यह है कि साल 2026-27 के हवाले से पार्लिमानी कमेटी बराए दाखिला ने अपनी रिपोर्ट जो है वो ऐवान के सामने रख दी है। क्या अहम तरीन नुकात है इस रिपोर्ट के अंदर, और क्या वाकई तौर पर उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत के लिए कोई राहत और बड़ी खबर यहाँ से? देखिए, ये जो रिपोर्ट ये बेसिकली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश किया और कई सारी अहम नुकात का इन्होंने इसमें जिक्र किया और खासकर तशवीश का भी इजहार किया है। पहला पॉइंट ये है कि जो यहाँ हमारा जो फंड्स है उसका सही वक्त पे ना तो इस्तेमाल किया जाता है और ना ही सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इस चीज का जिक्र किया गया इस रिपोर्ट के अंदर। दूसरा, ये जैसे कुछ साहब ने कहा कि लास्ट ईयर हमने देखा साल 2025-26 के लिए जो सेंट्रल असिस्टेंस जो बजट पेश किया गया था वो तकरीबन 41,000 कुछ करोड़ रुपए थे, और इस साल उसमें मामूली से इजाफा किया गया था तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए का। लेकिन अगर आपको याद होगा तो इसमें भी तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए के करीब जो है वो स्पेसिफिक पुलिस के लिए वो बजट रखा गया है। और इसलिए चूंकि आज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है, लेकिन हमने उस वक्त भी इस पे जो है बात की थी, और जब इस साल 2026-27 में गवर्नमेंट ने सेंट्रल असिस्टेंस जम्मू कश्मीर को प्रोवाइड किया, यानी कि जो बजट पेश किया, तो जब इसमें 2,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ तो उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि इसमें भी पुलिस के लिए 1,000 करोड़ रुपए तकरीबन रखा गया है। और खासकर इस बात का तशवीश जो इस रिपोर्ट में भी किया गया है कि लास्ट ईयर में सिर्फ यहाँ की गवर्नमेंट 38,000 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई, जो इस रिपोर्ट में भी कहा गया, और तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए जो है वो लैप्स हुए। अच्छा जी, दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इमरान, दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। एक ये
कि रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और डिज़ास्टर पर हमें उम्मीद थी कि जिस तरीके के मौसमी हालात बने हैं, जिस तरीके की तबाही हमने लास्ट ईयर देखी है, इस पर एक कंप्रहेंसिव व्यू होगा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का इस रिपोर्ट के अंदर। एक तो मुझे वो थोड़ा सा मिसिंग लगा, अगर आपकी नॉलेज में कुछ है तो बताइएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो कहा गया कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में जो तफावत है इसको जो ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि ये पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो, क्योंकि जब हम कश्मीर की बात करें तो आपके पास वर्किंग सीजन बड़ा कम रहता है, रादर टू जम्मू में आप स्ट्रेच कुछ महीनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये 2 फैक्टर्स जो हम भी बता रहे थे कई सालों से, अब पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जब ये कह रही है, डेट मीन्स अब ये ऑफिशियल ऑथेंटिकेशन हुई कि सरकार के अंदर 2 फैक्टर्स जो एग्जीक्यूशन और प्लानिंग है इसमें काफ़ी दूरियां हैं, इसको कम करने की ज़रूरत है। और दूसरा, ये जो डिज़ास्टर पर उम्मीद सबकी थी, उम्मीद पर तो पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, दोनों चीजों को लेके इस रिपोर्ट में तशवीश जाहिर की गई है। एक की है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके, और जिसमें यह कहा गया है कि जो हमारा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हमारे रोड्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, हेल्थ हो, या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, तो उसमें ये कहा गया है कि हमारी एग्जीक्यूशन नहीं है, प्लानिंग नहीं प्रॉपर नहीं है, और ना ही हमारे कोई वो टाइम बाउंड मैनर में हम काम कर पा रहे हैं, जिसका उन्होंने जिक्र किया कि आखिरी लास्ट ईयर में पिछले कुछ महीनों के दौरान जल्दी वो काम हुआ है। दूसरा, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट की आपने बात की है, और इसमें ज्यादा फोकस या ज्यादा तवज्जो देने की बात की गई है, और ये भी कहा गया है कि इसमें भी गवर्नमेंट जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स डिपार्टमेंट्स वो नजर नहीं आ रही है। तीसरा ये कि जो हमारा तवी रिवर जो रिकवरी प्रोजेक्ट जो है, रिवर रिकवरी प्रोजेक्ट, जिसमें 259 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मुख्तस की गई है, और उसमें भी कहा गया है कि गवर्नमेंट वहां पे भी उस तशवीश जाहिर की गई है। लेकिन कुल मिला के 2-3 चीजों का जो नटशल इस रिपोर्ट पे पेश किया गया है, वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो पैसा लास्ट ईयर खर्च किया है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, ना ही सही तरीके से इस्तेमाल किया है, और तकरीबन 3000 से ज्यादा करोड़ रुपए लैप्स भी हुए हैं, और अगर आपने 38,000 करोड़ रुपए खर्च भी किए, लेकिन वो इतनी जल्दी में किए कि वो जो प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, शायद उन प्रोजेक्ट्स का ना तो रिव्यू किया गया, और इसीलिए इस बात पर जोर दिया गया है कि जब आप कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, रवि तवे प्रोजेक्ट, या जितने भी हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो आप वक्त पर फंड्स जो है वो फराहम करें और इनको सही तरीके से खत्म करें। बहुत शुक्रिया जी आपका ज्वाइन करने के लिए। मैं बढ़ते हैं जाके बात जरा डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात साहब की करते हैं। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने रात देर गए अहम तरीन बड़ा फैसला लिया है, और ये बड़ा फैसला ऑपरेशंस को चलाने के हवाले से है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक शहर और गांव देहात के अंदर आप ऑपरेशंस देखते थे, एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलते थे, लेकिन अब बड़ा फैसला लिया गया है कि अब जंगलों के अंदर जंगल के पहरेदार ऑपरेशन शुरू करेंगे। खुसूसी दस्ते माउंटेन डिवीजन को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी, खुसूसी दस्तों की तैनाती के बाद अब बड़ा फैसला लिया गया है डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात साहब की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि नए काउंटर टेरर स्ट्रेटजी के तहत अब जो ऑपरेशन होगा वो बालाई इलाकों के अंदर होगा, जंगलों के अंदर होगा, और जंगल वॉरफेयर टैक्टिक्स चलाना वक्त की ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि शहरों को साफ कर दिया गया है। गांव देहात में ऑलरेडी 90 to 98% सफाई हो चुकी है। OGWS का नेटवर्क लगभग ख़त्म हो रहा है। अब ये जो बचा खुचा खेल है, ये जंगल है, और इन जंगलों के अंदर सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ऑपरेशन महादेव को जिस तरीके से कामयाबी मिली थी और 3 इंतहा पसंद और दहशतगर्द हलाक किए गए थे, उसी तरीके का ऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ाना होगा। एक तरफ से ऑपरेशन चलेंगे, दूसरी तरफ से इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी इंटर स्टेट के अंदर हम ये देखेंगे कि हर पुलिस थाना भी अपना दिवस बनाएगा, लोगों के साथ रहेगा, लोगों की बात सुनेगा, लोगों के मसाइल के लिए खड़ा रहेगा। और ये बताया गया है कि अब की बार तकरीबन 5300 थाना दिवस करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, और ये भी साफ किया गया है कि मंशियात से पाक रियासत कैसे रखनी है, उस ज़िम्मन में भी इक़दाम जो है वो करने। सीधे शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे। शिल्पा, एक मेजर डिसीजन है, हम देख रहे थे कि शहर के अंदर
ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, गांव देहात के अंदर ऑपरेशन तब चलाए जा रहे थे जब स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट आता है। लेकिन अब खबर ये कि डायरेक्टर जनरल पुलिस ने साफ कर दिया, शहर तो कंट्रोल में है, गांव देहात पर भी कंट्रोल है, लेकिन अब ये जो पूरा गेम है इसको लॉजिकल कंक्लूजन खत्म करने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाना है, उसी तरीके से जिस तरीके से ऑपरेशन महादेव श्रीनगर के अंदर पहले चलाया गया था। देखिए, डीजीपी नलिन प्रभात का ये साफ तौर पर कहना है कि आतंकवादियों का सफाया करने के लिए रणनीति को जो है वो बदल दिया गया है। अब जिस प्रकार से दूर दराज जो जंगल है, घने जंगल है और इससे क्या था जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि इस समय जो वहां पर आतंकवादी सक्रिय हैं उन्हें ढूंढकर जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। देखिए, ये साफ तौर पर कहना है कि पिछले 2 वर्षों में जो है वो रणनीति को बदला गया है और दूर दराज पहाड़ी है या फिर जो जंगल है, घने जंगल है, वहां पर कहीं न कहीं आतंकवादी जो है वो फिर से रिग्रुप होने की जो है वो कोशिश करते हैं। अगर ऐसा होता है तो वहां पर उन्हें ढूंढकर जो है वो उसी समय उन्हें न्यूट्रलाइज जो है वो किया जाएगा। और देखिए, ऑपरेशन महादेव की अगर बात करें तो साफ तौर पर कहना था कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव में जो है वो महादेव के दौरान जो है वो गिराया गया था और उनका कनेक्शन जो है वो पहलगाम आतंकी हमले से पाया गया था। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो आम जनता है, जो समाज है, उसके साथ भी घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए जो है वो कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए हैं ताकि एक आम जनता के साथ जो है वो जो कनेक्शन है या फिर जो संबंध है वो अच्छे रहे, मजबूत रहे, ताकि इंफॉर्मेशन कोई भी आम जनता को मिलती है तो वो तुरंत जो है वो पुलिस को दे। इसके अलावा अगर देखिए युवाओं की बात करें तो युवाओं और पुलिस का एक कहीं न कहीं मजबूत कनेक्शन बनाने के लिए जो है वो खेल के भी जो जितने भी कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर डीजीपी नलिन प्रभात का कहना है कि अब लड़ाई जो है वो पहाड़ी इलाकों और घने जंगलों पर जो है वो चली गई है, जिसके चलते अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि जो घने जंगलों में बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा आपका। पुलिस सरबराह की जानिब से अब कहा गया है कि अब जो बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई होगी वो जंगली इलाकों के अंदर, और ये फैसला उस वक्त हुआ है जब हाल ही में हमने देखा किश्तवाड़, ढोड़ा और उसके साथ साथ ही जो उधमपुर के अंदर कुछ जो ऊपरी इलाके हैं, जंगल, वहां पर एनकाउंटर हुए हैं। उसके बाद ही अब पुलिस सरबराह की जानिब से कहा गया है कि अब पुलिस की जानिब से भी नई जो टैक्टिक्स अपनाई जाएगी और जंगलों के अंदर ऑपरेशन चलाया जाएगा। अब जरा बढ़ते हैं आगे बात, जहां हम जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू के हवाले से बड़ी खबर के जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अफराद के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास जो पालतू कुत्ते हैं, उनके लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से। और जो पेट डॉग ऑनर्स हैं, जो मालिक हैं उनके, जिनके पास पेट डॉग्स हैं, उनको कहा गया है कि खिलाफ वर्जी एक तो रजिस्ट्रेशन करनी होगी, जिनके पास भी पेट डॉग से उनको रजिस्ट्रेशन करनी होगी जेएमसी के साथ, और उसके साथ साथ ही जो वैक्सीनेशन है वो ज़रूरी करनी होगी, लाजमी वैक्सीनेशन भी करार दिया गया है। और खिलाफ वर्जी करने पर 5000 रुपये का जुर्माना आयद उन पर होगा जो इस एडवाइजरी के खिलाफ वर्जी करेंगे। और उसके साथ साथ ही जो अवामी मकामात हैं, जो पब्लिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। और पालतू कुत्ते अगर आपके घरों में हैं, अगर आप पालने का शौक रखते हैं तो अब आपने बाज़ाब्ता तौर पर एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू करना होगा, और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका जीएमसी के अंदर होगा। और बाज़ाब्ता तौर पर इन पालतू कुत्तों का वैक्सीनेशन मैंडेटरी, इनकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, और जो मालिकान हैं उन्हें ये साफ कर दिया गया कि पब्लिक प्लेसेस में जब आप अपने पालतू जानवरों को लेके चलेंगे तो आपके पास तमाम दस्तावेजात होना ज़रूरी है, बसूरत दीगर कार्रवाई होगी। और इसमें अब ये साफ कर दिया गया है कि इब्तिदाई तौर पर जो जुर्माना होगा वो तकरीबन 5000 रुपया करने का फैसला ले लिया गया है जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। अहम और बड़ी खबर, अगर आप पालतू कुत्ते पालते हैं या जानवरों को पालते हैं तो उस ज़िम्मन में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को साफ कर दिया गया है। चलिए जनाब, इसके बाद जरा आप फटाफट से आते हैं उन बड़ी खबरों पर जो दुनिया भर के अंदर इस वक्त सुर्खियों के अंदर है। और सबसे पहले जरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बमुकाबले अफगानिस्तान एक नया रुख इख्तियार कर रहा है। जहां कल पाकिस्तान ने एक अस्पताल पर हमला किया, 200 से ज़्यादा लोगों की वहां मौत हुई, उसके फ़ौरन बाद अफगानिस्तान से भी अब रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान के
वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी का बड़ा बयान सामने आया है और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी के मुताबिक पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी अफ़वाज जो है वो डिप्लोमेसी को जानते ही नहीं है, उन्हें डिप्लोमेसी पर यकीन ही नहीं है, सफारतकारी कैसे करनी है इस ज़िमन में कोई भी बात उन्हें पता नहीं है। अफ़गानिस्तान की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि पाकिस्तान पर जो रिश्ता और भरोसा उनका था वो लगभग ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी की धज्जियां बिखेरी है। आमिर खान मुत्तकी का बड़ा बयान सामने आया है। अफ़गानिस्तान के वज़ीर हैं ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी, जिन्होंने कल मुख्तलिफ सफ़ीरों को अपने दफ्तर में बुलाकर इस बात की वजाहत की कि पाकिस्तान जिस तरीके से इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी कर रहा है और अफगानिस्तान के अंदर आकर हमले कर रहा है, ये काबिल मज़म्मत है, ये काबिल अफसोस है। ताहम पाकिस्तान के साथ मज़ीद कोई उम्मीद रखना, ये कहा गया कि ये सही नहीं होगा, क्योंकि उनकी अफवाज यानी पाकिस्तानी फोर्सेस डिप्लोमेसी पर यकीन ही नहीं रखते हैं। एक तरफ से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, डेलीगेशंस को यहाँ भेजा जा रहा है, हमारे साथ गुफ्तशनीद हो रही है, और दूसरी तरफ से अफवाज की कार्रवाइयाँ इंतहाई अफसोसनाक है। याद रखिएगा, पाकिस्तान ने सिर्फ एक हफ्ता पहले 5 लोगों पर मुश्तमिल एक टीम भेजी थी जिसको पूरा बैक सरकार कर रही थी, और शायद अभी उस टीम ने पूरा रिपोर्ट भी पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं दिया था। इस बीच हमला कल अस्पताल के अंदर हुआ है। आमिर खान मुत्तकी ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द्रनो सफिरानो, डिप्लोमाटों, अस्ताजो और द्रनो मेलमनो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई वक्त 9 बजे द पाकिस्तानी फौजी रजिम फौजी अलवतको और ड्रोन तजावुज़ की तर 408 तर दरमलन लांदी रुगदी कसान शहीदान और तर 265 पूरी फौजी रजिम द जगड़े हिच इस्लामी और इंसानी आदाब न मरातवी और पबशवड़ी बेरहमी मुल्की और इंसानी और बायले दी दाबा टोलो हिवादनो पजांगड़े तोग होगोता कि जो वज़ीर ख़ारजा है अफ़गानिस्तान के सफ़ीरों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और उन्हें ब्रीफ कर रहे थे कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अस्पताल को निशाना बनाया, 200 से ज़्यादा लोगों की हलाकत हुई है और इंटरनेशनल लॉज की धज्जियाँ पाकिस्तान की तरफ से बिखेरी जा रही है। पाकिस्तान पर ज़बरदस्त बड़ा इल्ज़ाम जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से लगाया गया। अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो सिस्टम है ये जमहूरिया इस्लामिया सिस्टम है और एक बाज़ाब्ता तौर पर एक सिस्टम के तहत ये निज़ाम जो है वो चलाया जा रहा है। उस सिस्टम के अंदर जुडिशरी, इस्लामिक जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है और रात देर के अफ़गानिस्तान के अंदर अहम तरीन इजलास हुआ है और उस इजलास के बाद मुफ्ती आज़म अफ़गानिस्तान की तरफ से बड़ा फतवा जारी कर दिया गया है। वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दर्द-ए-सर बनेगा आने वाले दिनों में। अफ़गानिस्तान के अंदर जो सरकारी तौर पर मुफ्ती हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। मुफ्ती आज़म अफ़गानिस्तान शेख अब्दुल रऊफ़ ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जहाद अफ़गानिस्तान से कर दिया है और अफ़गानिस्तान की अफवाज, अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उन्हें कह दिया है कि जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने उन पर जारिहाना हमले किए हैं, एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों लोगों की मौतें हुई हैं और ये कार्रवाइयाँ गैर ज़रूरी हैं। इसको देखते हुए, अपने मुल्क की दिफा को देखते हुए अब ऐलान जहाद होगा और इस तरीके से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव और ज़्यादा गहरा होते हुए नज़र आ रहा है। शेख मौलाना अब्दुल रऊफ़ जो अफ़गानिस्तान के जुडिशरी रिलीजियस अथॉरिटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अलम जहाद बुलंद करना वक्त की ज़रूरत है।
अब जब वो ये बात बता रहे थे तो उन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा कि देखिए दुनिया भर के अंदर फ़लस्तीन से लेकर ईरान से लेकर दीगर मुल्कों के अंदर जहां पर इस्लामी निज़ाम मुतारफ तो हो चुका था, पाकिस्तान किस तरीके से वहां पर कार्रवाइयां कर रहा है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐलान जहाद हो। मुफ्ती आज़म अफगानिस्तान शेख अब्दुल रऊफ की रात देर गए अनाउंसमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस। واجب دي بيان لكم دوهم د عطفجس روایت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول د نبی علیه السلام څخه ویاغه ویل من اتاکم کڅوک تستراغي په دې وخت کې چې امر ستاسي جمعیت پر جل واحد یو مؤمر دا بل څوک د تراغ اراده درلود ستاسي لکره درماته کې ستاسي جماعت هغه در متفرق کې فقتلوه تسمرک رانه محترمینو دا اسلام بل نه لري هغه دا لري چې زموږ خپل پرامیر راجمع خپل د امیر سره اتحاد ټول افغانستان علما عام خلک بلکې مختلف رای مختلف قومونه او مختلف مذهبونه والا ټول پر متفق یو نو دې دا غواړي چې زموږ هغه جماعت را متفرق دا یدوا په حدیث دوام حدیثان के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना अब्दुल रऊफ की तरफ से बड़ा ऐलान पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से कर दिया गया है, यानी आने वाले दिनों में पाक अफगान कशीदगी और ज़्यादा तेज़ होगी क्योंकि अब इस पूरे मामले पर मजहबी रंग लगता हुआ नज़र आ रहा है। इस बीच पाकिस्तान का क्या कुछ कहना है? पाकिस्तान माना कि हम अपने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर आकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और ये ऑपरेशन भी उन्होंने खुलेआम ऐलान जहाद तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ वॉर अफगानिस्तान के साथ है और ये सिलसिला वहाँ पर चल रहा है। तो ये जनाब एक और महाज जो है वो गर्म हो रहा है। लेकिन उस महाज पर आते हैं जहाँ पर तमाम नजरें हैं, एक तरफ से अमेरिका और इजराइल है और दूसरी तरफ से ईरान है, और इस बीच आज 20वां दिन है जंग का, और इस जंग के बीच मुश्तबा हुसैनी खामनाई का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर मुश्तबा हुसैन खामनाई की तरफ से, वो बयान हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ये बताएंगे कि ईरान ने सीज़ फायर की जो बातें गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान चल रही थी उस पर मज़ीद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और ये साफ कर दिया है कि फ़िलहाल किसी तरीके से कोई भी सीज़ फायर या सरेंडर की बात काबिल कबूल नहीं है। ईरान के मजहबी पेशवा नाजरीन आपको बताते चले कि मुश्तबा खामनाई जो कि नए जो सुप्रीम लीडर अब मुंतखब कर दिए गए हैं ईरान के अंदर, उनकी जानिब से कहा गया है कि जंगबंदी की पेशकश उन्होंने फ़िलहाल मुस्तरद कर दी है, और साथ ही साथ मुश्तबा खामनाई ने अमेरिका और इजराइल से बदला यानी कि इंतकाम लेने का भी ऐलान कर दिया है, और साथ ही साथ कहा है कि कोई भी बातचीत नहीं होगी। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब इजराइल या अमेरिका की जो मुश्तरका कार्रवाई ईरान पर हो रही है, जहां पर सियासी रहनुमाओं और उसके साथ साथ ही जो फौजी क़यादत है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उसके बाद ही अब जो है जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि न सिर्फ न कोई बातचीत होगी और सिर्फ अगर कुछ होगा तो सिर्फ इंतकाम लेंगे अमेरिका और इजराइल से, क्योंकि आज जंग का 19वां दिन है और लगातार अमेरिका, इजराइल और दूसरी तरफ से ईरान की जानिब से मिसाइल और हमले लगातार जारी हैं। जहां पर इजराइल के अंदर भी हमले लगातार जारी हैं, वहीं पर ईरान पर भी, तेहरान पर भी इजराइल और अमेरिका की जानिब से फिजाई बमबारी लगातार जारी है। अली हुसैनी खामनाई का पहला बयान, और ये बयान उस वक्त सामने आया जब जंग की सूरत हाल बन चुकी है, मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, फिजा से बारूद गिराया जा रहा है, तेल अवीव से लेकर तेहरान तक तबाही के मनाजिर सामने आ रहे हैं। उस बीच बड़ी खबर कि मुश्तबा खामनाई ने उन तमाम खबरों को गलत, बेबुनियाद करार दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान सरेंडर के लिए तैयार हो रहा है, ईरान के अंदर गुफ्तगू चल रही है। कुछ मामला पर उन्होंने कहा कि अलम जहाद जो बुलंद की गई है वो जारी रहेगी। बहश्त मजहबी पेशवा के भी और बहश्त सुप्रीम लीडर के भी उनकी अनाउंसमेंट सामने आ चुकी है। अब चलते हैं जी आगे। ये तो थी बात मुश्तबा अली खामनाई की, जिनका वीडियो भी आया नहीं है, बस बयान सामने आया है। वीडियो कहा जा रहा है कि आज दिन में कोई वीडियो भी उनका जो है पैगाम भी सामने आ सकता है, उसी तरीके से जिस तरीके से उनके वालिद बयान जारी करते थे। बहरहाल ज़रा बात बेंजामिन नेतन्याहू की करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू गुज़श्ता
कई सालों से सुर्खियों के अंदर है, लेकिन पिछले 72 घंटों के दौरान मीम्स और वीडियोस के जरिए से काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे। इस बीच बड़ी खबर ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू की हलाकत, मौत की खबरों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने बाज़ाब्ता तौर पर रात देर गए आला सती सिक्योरिटी इजलास की सदारत की है। तस्वीर आपके सामने है और यह तस्वीर नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद डाली है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कल रात देर गए टॉप सिक्योरिटी मीटिंग की है और ये मीटिंग तब हो रही है जब तेल अवीव को दहलाया गया है खैबर शिकन मिसाइलों से। अब जो इंटरसेप्टर्स हैं उन्होंने काम करना बंद किया और ईरान के इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तबाही के मनाजिर थोड़ी देर में हम आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से रेलवे को नुकसान पहुंचा है, किस तरीके से मेट्रो नुकसान ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि मेट्रो जो ज़ेर ज़मीन है अब वहाँ तक भी खैबर शिकन मिसाइलों का जब असासा पहुँचता है, जब हमला होता है तो वहाँ नुकसान होती है। लेकिन उन खबरों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू का तस्वीर सामने आ चुकी है जहाँ पर उन्होंने साफ कर दिया है कि कल जो हमला हुआ उसमें भी कई अहम लीडर्स के मारे जाने की तस्दीक उन्होंने की है और ये साफ कर दिया है कि नौरोज़ के मौके पर हम तो ये चाहते थे कि अमन हो, लेकिन ईरान अमन का ख्वाह नहीं है। लेकिन अब ईरान की आवाम को बहुत जल्द चैन और आसानी होगी जब ये बकौले बेंजामिन नेतन्याहू दहशतगर्दाना हुकूमत ख़त्म ईरान के अंदर होगी। बेंजामिन नेतन्याहू तकरीबन 3 दिन के बाद पहली बार मीडिया पर भी आए हैं, जिन्होंने खुद अपनी वीडियो मीटिंग के दौरान शेयर की है। I'm here with Israel's defense minister, our chief of staff, the head of the Mossad, the chief of Air Force, our senior commanders. In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the festival of fire. So celebrate and happy Nowruz. We're watching. बेंजामिन नेतन्याहू 2 फेस्टिवल, एक नवरोज़ है और दूसरा वह मकामी तौर पर होता है कि आग की अलाव जलाया जाता, उसके ऊपर से छलांग मारी जाती। फिलहाल ईरान के अंदर जो शोक का माहौल है, इन दोनों चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी आज के दिन में नहीं है। लेकिन ज़रा बात अब्बास अरागची साहब की करते हैं और अब्बास अरागची जो मुसलसल कमान संभाले हुए हैं, मशरकी मीडिया मगरबी मीडिया के साथ गुफ्तगू भी कर रहे हैं, सफ़ीरों के साथ बात भी कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर जो सामने आ रही है अब्बास अरागची की, उन्होंने अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया है। जिस तरीके से अफगानिस्तान ने ईरान के साथ शाना बशाना होकर मैदान अमल में उतरने का ऐलान किया है और ये साफ किया है कि बरादर मुल्क ईरान के साथ वो इस मुसीबत ज़दा वक्त के अंदर खड़े हैं। इस पर अब्बास अरागची का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर भी इस बात को तहरीर किया है कि अफगानिस्तान जो इस जंग की सूरत हाल को देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का बयान उनका आया है वो हौसला अफजा है और शुक्रिया की तहरीक अब्बास अरागची की तरफ से पेश की गई है। जी नाज़रीन, जो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अरागची, उनकी जानिब से अफ़गानिस्तान का बड़ा शुक्रिया अदा किया गया है उनकी ताउन का, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जानिब से जिस तरह से उन्होंने ईरान की हिमायत की है और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं ईरान के अंदर, उसके साथ खड़े रहने पर अब्बास अरागची की जानिब से अफ़गानिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है। और उन्होंने साथ ही साथ अरागची ने तेहरान के साथ काबुल की यकजहती की भी तारीफ़ें की हैं कि जिस तरह से मुश्किल वक्त में अफ़गानिस्तान ने अज़म ज़ाहिर किया है कि वो ईरान के साथ हैं इस मुश्किल वक्त के साथ, जिस पर अब वज़ीर ख़ारजा ईरान के उन्होंने अफ़गानिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की जानिब से भी पहले भी अमेरिका और इजराइल के हमलों की मज़म्मत की गई है और साथ ही साथ अब अमेरिका और इजराइल के इक़दामात की मज़म्मत की है ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की जानिब से। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ आने वाले वक्त में मज़ीद जो है दोस्ताना माहौल, दोस्ताना ताल्लुकात कायम रहेंगे। अब्बास अरागची को आप देख रहे थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लिए कसीदा गोई की है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात ईरान की हो रही है तो ईरान से एक और अहम और बड़ी खबर कि ईरान ने सरकारी तौर पर इस बात को तस्लीम कर लिया है कि अली जानी की हिलाकत हो चुकी है। न सिर्फ अली जानी की बल्कि उनके साथ साथ कुछ और कमांडर्स की भी हिलाकत की तस्दीक जो है वो तेहरान की तरफ से की गई और तेहरान ऑफिशियली सोग में चला गया है। तेहरान की तरफ से
टॉप ऑफिशियल्स के मारे जाने की तस्दीक हुई है। इजराइल की तरफ से कार्रवाई हुई थी और उसके बाद इजराइल लगातार ये दावे पेश कर रहा था कि अली लारिजानी को मार दिया गया है। फिर सुलेमानी जो एक और कमांडर उनका है तेहरान के अंदर, उसको मारा गया है। दोनों की तस्दीक जो है वो कल रात देर गए जो है वो तेहरान के अंदर की गई है और ये साफ कर दिया गया है कि सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और बसजीत कमांडर जो है सुलेमानी वो जी हमलों के अंदर जो है वो मारे गए हैं। और इस तस्दीक के बाद ये साफ कर दिया गया है कि सूरत हाल जो है वो और ज़्यादा ख़राब नहीं है, बल्कि हालात को काबू में रखने के लिए, हालात को अपने तरीके से चलाने के लिए हर मुमकिन कदम जो है वो उठाया जा रहा है। ईरान की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि न तो मिसाइलें रुकेंगी, न तो ड्रोन के हमले रुकेंगे और इजराइल को अब स्टेट ऑफ इमरजेंसी में, जिस तरीके से उन्होंने पहले ही ऐलान किया है, इन दोनों लीडरों की हिलाकत के बाद उन्हें दोबारा वहीं पर जाना पड़ेगा। याद रखिएगा, डॉक्टर अली लारिजानी ये तालीम याफ्ता नौजवान थे, बुजुर्ग थे, जिनके हाथ में इस वक्त मुल्क की अहम तरीन कमान थी। इनका तालीमी करियर अगर आप देखेंगे, और अली लारिजानी का इनकी पैदाइश 3 जून 1957 को होती है और नजफ के अंदर ये पैदा होते हैं। उसके बाद हसन अमलोही जो मिर्ज़ा हसन अमोली साहब हैं, इनके वालिद हैं, वो एक बड़े मजबूत स्कॉलर हुआ करते थे अपने ज़माने के। लारिजानी ने डिग्री मैथमेटिक्स के अंदर ली थी, कंप्यूटर साइंस के अंदर ली थी और शरीफ यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के अंदर बाज़ाब्ता उन्होंने बाद में PhD भी किया था वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को लेकर और यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में बाज़ाब्ता तौर पर पॉलिटिकल कैरियर उन्होंने अपना शुरू किया था और इब्तदाई तौर पर सरकारी अहम मिशनरी में वो शामिल हुए थे, काम किया था। मिनिस्टर ऑफ कल्चर वो रहे हैं और उसके बाद उन्होंने मिनिस्टर ऑफ कल्चर जब रहे इस्लामिक गाइडेंस के तहत 1992 से 94 के दरमियान। उसके बाद IRIB के हेड रहे, इस्लामिक रिपब्लिकन ईरान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो स्टेट मीडिया है उसको भी हेड उन्होंने 10 साल के लिए किया 1994 से 2004 तक। फिर न्यूक्लियर नेगोशिएटर के तौर पर अली लारिजानी साहब को देखा गया, सेक्रेटरी इनको बनाया गया सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जहां पर ये आज भी थे। इंटरनेशनल नेगोशिएशन डेलीगेशन जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से चलती थी उसमें इनका मेजर रोल रहता था। स्पीकर रहे हैं पार्लियामेंट के और उन्होंने स्पीकर मजलिस जो पार्लियामेंट है 2008 से 2020 के दरमियान भी रहे हैं और इंटेलेक्चुअल स्टैंडिंग की कमेटी के रुकन भी रहे। तो लारिजानी साहब का एक बड़ा रोल था जी इस ईरान के अंदर। एक बड़ा लीडर कल हमले में मारा गया है, पहले खुद इजराइल ने तस्दीक की और आज बाज़ाब्ता तौर पर ईरान ने इस बात की तस्दीक की कि लारिजानी की हिलाकत हो चुकी है। न सिर्फ लारिजानी बल्कि सुलेमानी की भी हिलाकत एक ड्रोन हमले में कर दी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो इजराइल की तरफ से जारी कर दी गई है। इस बीच बड़ी खबर इजराइल से सामने आ रही है जहां ईरान के अंदर सोग है, मातम है, लेकिन इजराइल के अंदर अब दहशत मची हुई है। एक और बार ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की तैयारी में ईरान है और यही वजह है कि इस वक्त इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सायरन गूंज रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम बात इजराइल की कर रहे हैं तो इजराइल पर भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिनमें जनूबी इजराइल है वहाँ पर ईरान की जानिब से लगातार पैदर पर जो मिसाइल है वो दागे जा रहे हैं और उसके साथ साथ ही बीर शिवा इलाका है, निगव है, ये यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि जिस तरह से ईरान की जानिब से इन पर मिसाइल और दागे गए हैं उसकी वजह से वहाँ पर खौफ हिरास का माहौल भी फैल गया है और उसके साथ साथ ही अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे एक्टिवेट कर दिया गया है। ये तबाही जो देख रहे हैं आप इजराइल के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, तेल अवीव और दीगर कुछ शहर है जहाँ पर बीर शिवा, निगव, यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और मुख्तलिफ जो मिलिट्री इदारे हैं इस इजराइल के अंदर वहाँ पर हमले किए गए हैं, निशाना बनाया गया। आपको बताते चले साथ ही साथ कि आज जो जंग का 19वां दिन है और लगातार अब इस हमलों में, ईरानी हमलों में तेजी आ गई है क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि जिस तरह से सियासी रहनुमाओं और दीगर जो फौजी क़यादत हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उसके बाद अब ईरान की जानिब से हमलों में तेजी लाई जा रही है और क्लस्टर मिसाइल के साथ साथ दीगर मिसाइल जो है वो दागे जा रहे हैं।
मेट्रो की है। थोड़ी देर पहले मेट्रो स्टेशन तेल अवीव का है, उस पर रॉकेट गिरा है, मिसाइल आया है और खैबर शिकन मिसाइल जो ही नीचे गिरा था उसने ज़मीन के अंदर आकर इस स्टेशन को तबाह भी किया है। तस्वीर थोड़ी देर पहले यहाँ इजराइल से सामने आई है तेल अवीव के अंदर, जहाँ पर इस वक्त सायरन से साउदर्न बेल्ट पूरा गूंजा उठा है और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी तदबीरें हैं इजराइल के अंदर उसको करने की कोशिश की जा रही है और ईरान की तरफ से बैक टू बैक कई बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने की बात भी सामने रखी गई है। एक तरफ से एक के बाद एक कमांडर मारा जा रहा है, लेकिन ईरान के हौसले और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो मुसलसल कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव से सामने आ रही है, जहां पर मेट्रो रेलवे ट्रैक को, मेट्रो स्टेशन के कुछ हिस्से को जबरदस्त नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है। ये तस्वीर आपके सामने है, बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो ट्रेन स्टेशन जो है वहाँ पर हुआ है, मिसाइल तेल अवीव के आसपास गिरी है, जिसके बाद अभी तक क्या कुछ वहाँ नुकसान हुआ है उस ज़मन में कोई भी बड़ी खबर सामने नहीं आ रही है। लेकिन तस्वीरें साफ बता रही है कि दहशत ज़दा इजराइल इस वक्त किस तरीके से है और इस दहशत ज़दा इजराइल के अंदर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। तस्वीरें इजराइल के मुख्तलिफ ज़राए ब्लॉग से आपके सामने हमने रख ली है। चलिए नाजरीन, जहाँ हम इजराइल की बात करें तो इजराइल के मेट्रो स्टेशन का भी हमने जिक्र किया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तेल अवीव के जो बड़ा मेट्रो स्टेशन है उससे निशाना बनाया गया है और वहाँ पर भी तबाही मच चुकी है। और उसके साथ साथ ही जो मिसाइल के टुकड़े हैं, अहम शहरों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मुतासर हुआ है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिस तरह से ईरान की जानिब से जो मिसाइल हमले हैं वो तेज़ कर दिए गए हैं। और तेल अवीव के जो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो मेट्रो स्टेशन है तेल अवीव का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन माना जाता है, वहाँ पर मिसाइल हमले किए गए हैं, वहाँ पर तबाही हुई है। उसके अलावा दीगर जितने भी इलाके हैं, शहर हैं, वहाँ पर भी मिसाइल हमले दागे गए हैं। और ये माना जाता है कि एक तो जो तामीराती ढांचों का नुकसान हुआ है, उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ जानी नुकसान भी हुआ है, लेकिन अभी तक जानी नुकसान की कोई इत्तलात मौसूल नहीं आई हुई है कि आया कितने लोग जख्मी या उनकी हलाकत हुई है। लेकिन तस्वीरें जो है वो साफ जाहिर कर रही हैं कि किस तरह से तबाही मची है। तेल अवीव के मुत्तदिद इलाकों के अंदर ईरान की जानिब से जो है मिसाइल दागे गए हैं और काफ़ी तबाही मची हुई है इजराइल के मुख्तलिफ शहरों के अंदर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ईरान की जानिब से जो मिसाइल दागे जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब उठते हैं तो खबर देते हैं, सोते हैं तो खबर देते हैं, रात को भी अगर जागे तो खबर जरूर होती है। इसलिए 2-3 खबरें डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने आ रही है। आपको याद होगा कि कल उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, उस ब्रीफिंग में कहा था कि अबनाए हरमोस में हमने अगर आगे बढ़ना है तो हमें ताउन की ज़रूरत है। मुख्तलिफ मुल्कों से उन्होंने कहा था हम इकट्ठे चल के इस अबनाए हरमोस को खोल देंगे। लेकिन अब चूंकि सूरत हाल बदल चुकी है, आलमी लीडर्स तन तनहा ट्रंप को छोड़ रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि नेटो ने जिस तरीके से ईरान में जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से हो रहा है और अमेरिका जिस तरीके से बैक टू बैक बातें कर रहा है, उसको देखते हुए नेटो ने साफ कर दिया कि वो इस जंग का ना हिस्सा थे और ना ही हरमोस के ऊपर वो ईरान या अमेरिका की कोई हिमायत करेंगे या अपनी जंगी बेड़ा या लोगों को भेजेंगे। जब ये बयान सामने आया तो सदर अमेरिका साहब नाराज हुए और सदर अमेरिका साहब ने कहा कि ये जी वन वे ट्रैफिक है नेटो का, नेटो पछताएगा जी आगे जाकर। और यूएस के साफ कर दिया कि उन्हें किसी अलायंस की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका की अफवाज, खुदकार अफवाज इतनी है कि वो खुद इस पूरे मामले को निपट सकती है। एक तवील ट्वीट उनकी तरफ से किया गया जो उनका सोशल मीडिया साइट ट्रूथ है, उस पर उन्होंने लिखा कि अमेरिका के सदर ने नेटो को कहा कि आप वन वे स्ट्रीट पर चल रहे हैं और जिस तरीके से आप अमेरिका के पैसे भी लेना चाहते हैं, सूरत हाल को भी देखना चाहते हैं और खुद को बचाना चाहते हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक है। आज जब मिडिल ईस्ट में हम आए हैं तो ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये यूरोप की भी लड़ाई है और उन सबको आना चाहिए था। बहरहाल आपने जो फैसला लिया वो आपकी जगह, अमेरिका मुसलसल यहाँ पर डटा रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट पर इस बात को कह दिया है। Well, I'm disappointed in NATO that
We spend trillions of dollars on NATO. Think of it, trillions over the years, many trillions of dollars. It's one of the reasons we have deficits and we help other countries. And when they don't help us, I mean, it's certainly something that we should think about. I don't need Congress for that decision, as you probably know. I can make that decision myself. I'd work with some very smart people. And I'd always deal with Congress anyway, but I don't need Congress for that decision. But, you know, when you say rethink, I have nothing currently in mind, but I will say that I'm not exactly thrilled when we help them with Ukraine. Look, Ukraine would have been over in one day if we didn't help. Frankly, Ukraine would have been over in the first day. They had the best equipment in the world. It was our equipment, given by Sleepy Joe Biden. No charge, no charge. Hundreds of billions of dollars of the best equipment in the world, no charge. I will say that I'm not happy about it. आप सुन रहे थे, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ जी। नेटो ने ट्रिलियन डॉलर्स हमसे लिए, लेकिन जब वफादारी का वक्त आया तो कहीं और चले गए। लेकिन याद रखिएगा, सदर अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि ज़ाती लोग छोड़ रहे हैं, और आगे इस वॉर को अगर चलाना है तो अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी लाजमी होगी, जिसको वो अभी कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर अगर ये जंग रुकी नहीं तो वहाँ से अप्रूवल लेनी होगी खर्चा करने के लिए। फिलहाल फ्रांस की बात आपको बताते हैं। फ्रांस भी मैदान में आ गया, खुलकर बात रखे हैं और बात साफ कर रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ नहीं है, ईरान के किसी भी असासे के खिलाफ नहीं है, और जो सूरत हाल अभी यहाँ बनी हुई है इसकी जिम्मेदारी इजराइल और अमेरिका की है। जी नाजरीन, हम बात कर रहे हैं फ्रांस की जो सदर है एमनुल मैक्रोन, उनकी जानिब से उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि वो ईरान जंग में शामिल होने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि फ़ौजी किरदार से इनकार और सफारती हल पर जोर दिया है। दोनों जो तीनों ममालिक पर अमेरिका, इजराइल, और उन्होंने कहा है कि ये जो मामला इस वक्त चल रहा है उसे सफारती सतह पर या मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना ज़रूरी है, उस पर जोर दिया है। लेकिन साथ ही साथ ये कहा कि वो इस जंग में शामिल नहीं होगा, ना ही उसका कोई फौजी रोल होगा। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं मैक्रोन साहब की। एक ये कि वेस्टर्न डिवीजन हो गया जी, जो बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात कि फ्रांस ने रेस्ट्रेन की कॉल की है, यानी ना ज़रा सब्र तहमुल से काम ले। अब ये सिर्फ अमेरिका के लिए, ईरान, इजराइल के लिए सब्र तहमुल नहीं था, इन्होंने कहा कि ईरान भी सब्र तहमुल से काम ले। फिर अवॉइड करें जी मिलिट्री रोल को अवॉइड करें, डिप्लोमेसी के ज़रिए से मसले का हल निकालें, ताकि मिडल ईस्ट के अंदर ये जो तनाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है इसको कम किया जा सके। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का बड़ा बयान आया है, और ये बयान तब आ रहा है जब अमेरिका पीठ थपथपा रहा था बहुत सारे मुल्कों की कि वो हम एक साथ है, लेकिन यूरोप एक एक करके बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations. We are not party to the conflict, and therefore, France will never take part in operations to open or liberate the Strait of Hormuz in the current context. On the other hand, we are convinced that once the situation has calmed down, and I deliberately use this term broadly, once the situation has calmed down, that is to say, once the main bombing has ceased, we are ready, along with other nations, to assume responsibility for the escort system. But it is all political, technical, and obviously with all the actors of maritime transport, with the insurers and operational work that we must build. We have begun exchanges. चलिए नाजरीन, चलते चलते आपको बताते चले, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चीन का दौरा करना था, लेकिन फ़िलहाल उस दौरे को मौखर करने की उन्होंने दरख्वास्त की है कि यह दौरा 1 माह तक का मौखर करने की दरख्वास्त की है, जिन्हें चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करने जाना था चीन के अंदर। लेकिन अब उन्होंने कल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मौखर करने की दरख्वास्त की है, और इसका इंदिया दिया है कि फ़िलहाल वो चीन नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हालात बने हुए हैं और वहाँ से उस पर वो नज़र नहीं रख सकते, या जो भी जंग के दौरान हालात पैदा होते हैं उसके लिए फ़िलहाल मौखर करना ज़रूरी है। 31 मार्च से 2 अप्रैल के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और
चीनी सदर के बीच में मुलाकात होनी थी और जिनपिंग बीजिंग के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर ये प्लान बनाया जा रहा था कि दोनों आलमी लीडर मुलाकात करेंगे। लेकिन फिलहाल अब तक जो इनिशियली स्टोरी हमारे पास सामने आ रही है वो यही है कि जो ट्रेजरी है, जो सेक्रेटरी है ट्रेजरी के स्कॉट बेसन, उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि अमेरिकी सदर की ज़ाती मसरूफियात, आलमी मसरूफियात के पेश नज़र शायद ये मुलाकात नहीं हो। और इस बीच माहिरीन का मानना है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि रूस भी ये चाह रहा है कि ईरान के साथ सफारती सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है, जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, चीन के भी यहाँ पर बेहतरी और किसी तरीके से कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए सफारती महाज पर, वो भी चाह रहे थे कि थोड़ा सा दूरी इसमें और हो। फाइनली ये मुलाकात चलती हुई नजर आ रही है और रात देर के सदर अमेरिका ने खुद ये कहा कि चीन के साथ होने वाली मुलाकात को फिलहाल टाल दिया जाएगा, क्योंकि ईरान के सिचुएशन और आलमी मंडी के अंदर जो सिचुएशन बनी है उसको देखते हुए फिलहाल कुछ फैसले ताखीर के साथ लिए जाएंगे। चलिए जनाब, फैसले तो ताखीर से लिए जाएंगे, लेकिन हमें एक फैसला बताना पड़ेगा आपको कि 10 बज रहे हैं, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। कल 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम रहेगा सलाम जेके, जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क की और आलमी सलामती सूरत हाल से रूबरू करवाएंगे। छोटा सा वक्फा, वक्फे के उस पर उत्तराखंड पर मुश्तमिल खुसूसी खबरनामा और फिर आलमी खबरनामा से आपको दोबारा से रूबरू करेंगे। बने रहेगा गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।